नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब योगी मॉडल की है बारी। चुनौतियों से भरे अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने साबित किया कि वह अद्वितीय क्षमताओं वाले नेता हैं। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। 5 साल पहले जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें लेकर तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। उनके विरोधी मीडिया ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि उनके सत्तारूढ़ होने के गंभीर निहितार्थ होंगे और खास तौर से राज्य की मुस्लिम आबादी को इसकी तपिश झेलनी होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का कलंकित अतीत रहा है और वह हमेशा ऐसी चिंगारी भड़काने का जोखिम बना रहता है। योगी के पहले कार्यकाल की समाप्ति और शानदार जीत के साथ वापसी ने उन्हें लेकर जताई जा रही सभी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध कर आलोचकों को शांत कर दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी अवधि के दौरान कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसने योगी को लेकर हुए आरंभिक दुष्प्रचार की हवा निकाल दी। योगी अपनी पार्टी का वोट प्रतिशत आसमानी बुलंदी पर पहुंचा चुके हैं। यह जनता पर उनकी शासन के प्रभाव का प्रमाण है। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रचा, क्योंकि बीते 4 दशकों से वे कार्यकाल पूरा कर दोबारा सत्ता में आने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए क्या कामगार रहा, इस पर तमाम विश्लेषण हो चुके हैं, लेकिन अधिकांश का यही सार निकलता है कि जनता ने राशन एवं सुशासन से बने योगी मॉडल के प्रति अपनी गहरी आस्था जताई। योगी राज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के वादे को पूरा करने के प्रतीक के रूप में उभरे। कई बार सांसद रहने के कारण उन्हें यह भली भांति पता था कि सुशासन में क्या बाधाएं हैं और भ्रष्टाचार का दिमाग किस प्रकार आम जनजीवन में घुन लगा रहा है। ऐसे में सांसारिक संबंधों को त्यागने वाले योगी ने आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत एक नई नेतृत्व शैली विकसित की। उनकी ईमानदारी पर उनके घनघोर आलोचक भी संदेह नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार में अखंड डूबी राजनीति में ऐसा गुणबाजी पलटने वाली विशेषता सिद्ध होता है। जब योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो मैं एक टीवी चैनल पर परिचर्चा में शामिल था। उसमें एक पार्टी के मुस्लिम प्रवक्ता ने योगी की भगवाधारी पहचान को लेकर अशिष्ट टिप्पणी भी की थी। उनके रुख में उनके पाखंड ही दिख रहा था। यदि एक सन्यासी के रूप में योगी के कद को देखा जाए तो उन्हें जाति और संप्रदाय के पैमानों से ऊपर उठना था। यह चुनौती उन्हें निशाना बनाकर किए जा रहे दुष्प्रचार से और विकराल होने जा रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही था कि क्या योगी लक्षित लाभार्थी एक कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के पहुंचा सकेंगे। मानो ये चुनौती की पर्याप्त नहीं था, इस बीच एक ऐसे वैश्विक महामारी ने दस्तक दी जिसने अमेरिका जैसे विकसित देश को भी घुटने के बल ला दिया। यदि उत्तर प्रदेश को एक अलग देश मान लिया जाए तो वह दुनिया का 6ठा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश के मुखिया पर अपनी जनता को कोविड रूपी परले से बचाने का जिम्मा था। उसी दौरान प्रवासी श्रमिकों के पलायन की तस्वीरें भी आई, जिसमें बीमारी और बेरोजगारी के मिश्रित भाव निहित थे। राज्य पर आश्रितों का बोझ पहले से ही कई गुना बढ़ गया था। ऐसे गहन मंथन के दौर में योगी मॉडल जैसे मणि प्रकट हुई। कानून एवं व्यवस्था में शक्ति के साथ साथ बदलाव की बहार भी पहले से ही महसूस की जाने लगी थी। योगी ने उत्तर प्रदेश में ऐसा परिवेश बनाया जिससे राज्य कारोबारियों के लिए निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरने लगा। योगी सरकार के पहले निवेश सम्मेलन के दौरान राज्य में 4.68 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। यहां तक कि महामारी के दौरान भी राज्य 66,000 करोड़ रुपए के निवेश पर प्रस्ताव प्राप्त करने में भी सफल रहा।
बैंकों से सुगमता पूर्वक मिलने वाले ऋण के दम पर गतिशील एमएसएमई क्षेत्र ने राज्य में 2.6 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान किया। मीडिया के एक वर्ग ने ऐसे परिवर्तनों को प्राथमिकता के साथ रेखांकित नहीं किया क्योंकि इसमें जाति और समुदाय संबंधी कोई मसला नहीं था। वहीं बदले माहौल का अवसर निवेशकों के भरोसे पर स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि जो राज्य देश की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था था अब वे दूसरे पायदान पर पहुंच गया है और योगी उसे अव्वल नंबर पर लाने का संकल्प जता चुके हैं। देश की सभी राज्यों में पूंजीगत व्यय के पैमाने पर उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। प्रदेश में उन्नत होते हुए बुनियादी ढांचे और निर्बाध बिजली आपूर्ति से जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है। उनकी कार्यशैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मेल खाती है। उन्होंने खुद को 24 घंटे सक्रिय रहने वाला मुख्यमंत्री साबित किया। कई प्रकार से वे प्रधानमंत्री के कर्म पुत्र की भांति हैं। कोविड के दुखदाई दौर में योगी ने कई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए, जबकि उस अनिश्चित दौर में विपक्षी नेतृत्व के लोग बीच से नदारद थे। महिला अधिकारों के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों पर व्यापक अध्ययन कर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। इसमें मुझे महिलाओं और अपराध पीड़ितों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। वैसे तो दुनिया में कोई भी स्थान महिलाओं के लिए 100% सुरक्षित नहीं होता, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के प्रति योगी आदित्यनाथ की निजी प्रतिबद्धता बेमिसाल है, जिससे जाति और संप्रदाय के पैमाने से परे भी सराहना मिल रही है। सुरक्षा के प्रति ऐसी अभूतपूर्व प्रतिबद्धता ने महिलाओं का एक विशेष वोट बैंक बनाया, क्योंकि गरीब और पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाएं अपराध की सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। इस वोट बैंक में लाभार्थियों का पहलू जुड़कर सोने पर सुहागा सिद्ध हुआ। समाज के वंचित वर्ग के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं के अमल पर केंद्रित योगी मॉडल बूस्टर डोज बनकर उभरा। कोविड जैसी अकल्पनीय त्रासदी के बीच योगी सरकार ने राशन वितरण तंत्र को इतना दुरुस्त बनाया कि कोई भूखा न रहे। योगी मॉडल से अभिभूत एक ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने तो उन्हें उधार ही मांग लिया था। वस्तुतः चुनौतियों से भरे पहले कार्यकाल में योगी ने साबित किया कि वह अद्वितीय क्षमताओं वाले नेता है। राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका प्रादुर्भाव भारत की विकास गाथा में एक नया अध्याय रचेगा। आगे बढ़ते हैं समाचार के लिए। इसी राजनीति के तहत अब भारत का भी बढ़ रहा है कद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर बैठक में जिस तरह दोनों देशों ने आर्थिक व्यापारिक मामलों में सहयोग पर जोर दिया, उससे यही पता चलता है कि भारत विश्व मंच पर भी अपनी महत्ता स्थापित करने और साथ ही अपने हितों की रक्षा करने में अब सक्षम है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं है कि भारत ऑस्ट्रेलिया सरीखे इन देशों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने में सफल है, जिनका यूक्रेन मामले में अलग रुख है, बल्कि यह भी है कि भारतीय नेतृत्व ऐसे देशों को अपनी दृष्टिकोण से परिचित कराने में भी सक्षम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया इन देशों में शामिल है। जो रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, वैसे ही जापान भी। पिछले दिनों नई दिल्ली आए जापान के प्रधानमंत्री भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की तरह यूक्रेन मामले में भारत के नजरिए से सहमति व्यक्त करते दिखे। ये दोनों देश भारत की भागीदारी वाले उस क्वाड समूह का हिस्सा है, जिसका एक सदस्य अमेरिका भी है। और यह किसी से छिपा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान के समय अनुपस्थित रहने के बाद भी वाशिंगटन ने न केवल संयम एवं संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि भारत पर इसके लिए अनुचित दबाव बनाने से भी बचा कि वह उसके पाले में खड़ा हो। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जब जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत भारत के अन्य सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तब भारत ने उससे कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया। इस फैसले के माध्यम से भारत ने विश्व समुदायों को यही संदेश दिया कि उसके लिए अपने हितों की रक्षा सर्वोपरि है। इस संदेश को विश्व के प्रमुख देशों ने जिस तरह समझा और स्वीकारा, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कद का परिचायक है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में
भारतीय हितों को सर्वोच्च वरीयता देने और साथ ही स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहने का के अपने संदेश को बार बार व्यक्त करते रहते हैं। निसंदेह विश्व मंचों पर इस संदेश को रेखांकित करने में एक बड़ी भूमिका विदेश मंत्री जयशंकर की भी है। कोरोना और फिर यूक्रेन संकट के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसी सक्रियता दिखाई, उसकी मिसाल मिलना बहुत कठिन है। भारत को यही कूटनीतिक सक्रिय यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को निकालने में मददगार बनी, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने उसे देखने समझने से तो इनकार किया ही, उल्टे मोदी सरकार की बेवजह आलोचना भी की। अंध विरोध से उपजी इस आलोचना का कहीं कोई मूल्य महत्व नहीं था, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं होता। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस समय इसकी गवाही नहीं देता। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।